हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद आशीष मिश्रा। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम सभी आप सभी के लिए लेके आए हैं सिंदूर तिलकित भाल कविता, जिसको लिखा है वैद्यनाथ मिश्रा या नागार्जुन जी ने। इस वीडियो में आप सभी को सिंदूर तिलकित भाल कविता बताएंगे, पढ़ेंगे सबसे पहले, फिर उसका अर्थ बताने का प्रयास करेंगे। तो लास्ट तक बने रहिएगा इस वीडियो में। तो सबसे पहले शुरू करते हैं कविता। घोर निर्जन में परिस्थिति ने दिया है डाल, याद आता है तुम्हारा सिंदूर तिलकित भाल। यह जो कविता है तो नागार्जुन जी ने या कवि ने अपने प्रियतमा को याद करते हुए अब यह कविता लिखी है। घोर निर्जन में परिस्थिति ने दिया है डाल, याद आता है तुम्हारा सिंदूर तिलकित भाल। कौन है वह व्यक्ति जिसको चाहिए न समाज, कौन है वह एक जिसको नहीं पड़ता दूसरे से काज। चाहिए किसको नहीं सहयोग, चाहिए किसको नहीं सहवास, कौन चाहेगा कि उसका शून्य में टकराए यह उच्छ्वास। हो गया हूँ मैं नहीं पाषाण, जिसको डाल दे कोई कहीं भी, करेगा वह कभी कुछ न विरोध, करेगा वह कुछ नहीं अनुरोध। वेदना ही नहीं उसके पास, उठेगा फिर कहाँ से निःश्वास। न मैं साधारण सचेतन जंतु, हाँ यहाँ हाँ ना किंतु और परंतु। यहाँ हर्ष विषाद चिंता क्रोध, यहाँ है सुख दुख का अवबोध। यहाँ है प्रत्यक्ष और अनुमान, यहाँ स्मृति विस्मृति सभी के स्थान। तभी तो तुम याद आती प्राण, हो गया हूँ मैं नहीं पाषाण। फिर आगे है कि याद आते स्वजन, जिनकी स्नेह से भीगी अमृतमय आँख, स्मृति विहंगम को कभी थकने न देंगी पाख। याद आता मुझे वह अपना वह तरुवनी ग्राम, याद आती लीचियाँ वे आम, याद आते मुझे मिथिला के रुचिर भूभाग। याद आते धान, याद आते कमल कुमुदनी और ताल मखान, याद आते सस्य श्यामल जनपदों के रूप गुण अनुसार ही रखे गए वे नाम। याद आते वेणुवन के नीलिमा के निलय अति अभिराम। धन्य वे जिनके मृदुलतम अंक, हुए थे मेरे लिए पर्यंक। धन्य वे जिनकी उपज के भाग, अन्न पानी और भाजी साग, फूल फल और कंद मूल अनेक विधु मधुमांस। विपुल उनका ऋण सदा सकता न मैं दशमांश। ओह ओह यद्यप पड़ गया हूँ दूर तुमसे आज, हृदय से पर आ रही आवाज। धन्य वे जन वही धन्य समाज, यहाँ भी तो हूँ न मैं असहाय। यहाँ भी हैं व्यक्ति और समुदाय, किंतु जीवन भर रहूं फिर भी प्रवासी ही कहेंगे हाय। मरूंगा तो चिता पर दो फूल देंगे डाल, समय चलता जाएगा निर्बाध अपनी चाल। सुनोगी तुम तो उठोगी हुक, मैं रहूँगा सामने तस्वीर में प्रमुख। सांध में पश्चिमांत समान, लालिमा का जब करुण आख्यान। सुना करता हूँ सुबह उस काल, याद आता है तुम्हारा सिंदूर तिलकित भाल। तो यह थी कविता सिंदूर तिलकित भाल। अब इसका अर्थ बताने का प्रयास करते हैं, आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा। बहुत से स्टूडेंट हैं जिनके पाठ्यक्रम में यह कविता दी गई है, सिंदूर तिलकित भाल नागार्जुन जी द्वारा लिखी गई है। तो सबसे पहले इसका अर्थ बताने का प्रयास करते हैं। पहली लाइन है कि घोर निर्जन में परिस्थिति ने दिया है डाल, याद आता है तुम्हारा सिंदूर तिलकित भाल। नागार्जुन जी कहते हैं कि मैं परिस्थितियों वश यहाँ बिल्कुल एकांत स्थान में आकर फंस गया हूँ। मुझे
सिंदूर के तिलक से सुशोभित तुम्हारे माथे की याद आ रही है। कहने का तात्पर्य है कि तुम्हारा सिंदूर तिलकित मस्तक बार बार मेरी आंखों के सामने झूम उठता है। एकांत स्थान में मुझको तुम्हारी याद आ रही है। यह सर्वदा स्वाभाविक है, क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और उसको समान धर्मी व्यक्तियों का साथ चाहिए। फिर आगे कहते हैं कि कौन है वह व्यक्ति जिसको चाहिए न समाज, कौन है वह एक जिसको नहीं पड़ता दूसरे से काज। नागार्जुन जी कहते हैं कि संसार में ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिसको किसी अन्य व्यक्ति से काम नहीं पड़ता। प्रत्येक व्यक्ति को अन्य व्यक्तियों का सहारा और साथ लेना चाहिए। ऐसा कौन सा व्यक्ति होगा जो यह नहीं चाहेगा कि अकेले में आए, वो चाहेगा कि वह अकेले में आहें भरता रहे और उसकी आहों को देखकर सुनकर कोई व्यक्ति उसके प्रति सहानुभूति व्यक्ति ना करे। चाहिए किसको नहीं सहयोग, चाहिए किसको नहीं सहवास। आगे कहते हैं कि वैसा कौन सा व्यक्ति जिसको दूसरे का सहयोग नहीं चाहिए, दूसरे का साथ नहीं चाहिए। कौन चाहेगा कि उसका शून्य में टकराए यह उच्छ्वास। हो गया हूँ मैं नहीं पाषाण, जिसको डाल दे कोई कहीं भी, करेगा वह कभी कुछ न विरोध, करेगा वह कुछ नहीं अनुरोध। आगे कहते हैं कि मैं उस निर्जीव पत्थर के समान नहीं हूँ जिसको कोई भी व्यक्ति उठाकर चाहे जहाँ पटक दे और वह उसका विरोध न करे। करेगा वह कभी कुछ न विरोध, करेगा वह कभी कुछ न अनुरोध। मैं वह पत्थर नहीं हूँ कि अपने पास आने वाले व्यक्ति से कुछ आग्रह करूं अथवा उसके साथ सहानुभूति का आदान प्रदान करूं, मतलब किसी भी चीज़ का अनुरोध करूं। मैं उस टाइप का नहीं हूं। वेदना ही नहीं उसके पास, उठेगा फिर कहाँ से निःश्वास। मैं न साधारण सचेतन जंतु, यहाँ हाँ न किंतु और परंतु। यदि मनुष्यों में एक दूसरे के दुख का अनुभव करने की शक्ति नहीं होगी तो फिर कोई व्यक्ति दुख प्रकट करने वाली आहें क्यों भरेगा। यदि एक दूसरे के पास वेदना नहीं है तो वह दूसरे की वेदना पे क्यों आहें भरेगा। मैं न साधारण सचेतन जंतु। आगे कहते हैं कि मैं चेतना युक्त प्राणी हूँ। मैं चेतना रहित साधारण पदार्थ नहीं हूँ, मैं चेतना युक्त प्राणी हूँ। यहाँ हाँ किंतु न और न परंतु। सुख दुख चिंता क्रोध आदि का मुझे पूरी तरह अनुभव होता है। मुझको यहाँ हर्ष विषाद क्रोध, यहाँ हर्ष विषाद चिंता क्रोध, यहाँ है सुख दुख का अवबोध, यहाँ है प्रत्यक्ष और अनुमान, यहाँ स्मृति विस्मृति सभी के स्थान। मुझको याद करना, भूलना और कल्पना करना आज सभी बातों का ज्ञान है और उसको कहने की शक्ति मुझे प्राप्त है। यहाँ स्मृति विस्मृत सभी के स्थान, तभी तो याद आती प्राण। हो गया हूँ मैं नहीं पाषाण। इन सब वृत्तियों की प्राप्ति होने के कारण मैं तुम्हारी याद करने में समर्थ हूँ। हे मेरे प्राणों की आधार, मैं निर्जीव और जड़ नहीं हूँ। कहीं तुम यह मत समझ लेना कि मैं तुम्हारी याद नहीं करता हूँ। याद आते सुजन जिनकी स्नेह से भीगी अमृतमय आँख, स्मृति विहंगम को कभी थकने न देगी पाँख। याद आता मुझे अपना वह तरुणी ग्राम। फिर आगे कहते हैं कि मुझको अपने उन सगे संबंधियों की याद आती। याद आते सुजन, मुझे अपने सगे संबंधियों की याद आ रही है जिनकी स्नेह सी चितवन मुझे अमृत की तरह नवजीवन प्रदान करती थी। जिनकी स्नेह से भीगी अमृतमय आँख, स्मृति विहंगम को कभी न तकने देगी पाँख। याद आता मुझे अपना वह तरुणी ग्राम। उनकी याद मुझे सदैव सताती रहती है। वह उसी पक्षी की तरह है जिसके पंख निरंतर उड़ने पर भी नहीं थकते हैं। मुझे तरुणी गांव तथा यहाँ उत्पन्न होने वाले आमों और लीचियों की याद आती है और याद करते हैं। याद आती लीचियाँ व आम, याद आते मुझे मिथिला के रुचिर भूभाग, याद आते धान, याद करते कमल कूंदनी और ताल
मखान। और आगे कहते हैं कि मुझको मिथिला प्रदेश के पवित्र विभिन्न स्थान तथा वहाँ उत्पन्न होने वाले धान के पौधे, कमल दल, रात में खिलने वाली कुमुदनी एवं तालाबों में उड़ने वाले महावने के पौधे, यह सब याद आते हैं। याद आते सस्य श्यामल जनपदों के रूप गुण अनुसार ही रखे गए वे नाम। व्यक्तियों के रूप और गुणों के अनुसार अधिकांश नाम रखे जाते हैं। जैसे रूपवान का नाम रूपचंद होता है, श्याम वर्ण वालों का नाम कलुआ तथा कालीचरण, मूर्ख व्यक्ति का नाम घसीटाराम, बुद्धिमान का नाम बुद्धि प्रकाश होता है। तो कवि कहता है कि मुझे इनके अलावा मुझको वहाँ के जनपदों के धान के हरे भरे खेतों और गांव के लोगों के नाम याद आ रहे हैं। जिस प्रकार के रूप और गुण के अनुसार उनके नाम रखे गए हैं वह सब मुझे याद आते हैं। याद आते वेणुवन के नीलिमा के निलय अति अभिराम, धन्य वे जिनके मृदुलतम अंक, धन्य वे जिनकी उपज के भाग, अन्न पानी और भाजी साग। आगे कहते हैं मुझको वहाँ के बांसों की वनों की याद आ रही है, जो हल्के सुंदर नीले रंग के भंडार थे और देखने में अत्यंत सुंदर थे। उनके प्रति मैं धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ, जिनकी कोमल गोद मेरे लिए कोमल सैया के समान सुख। मृदुलतम अंक मतलब होता है गोद, अंक मतलब होता है गोद। हुए थे मेरे लिए पर्यंक, धन्य वे जिनकी उपज से भाग, अन्न पानी और भाजी साग। आगे कहते हैं कि मैं उन्हें धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ कि जिनकी गोद कोमल गोद मेरे लिए कोमल सैया के समान सुखदायी थी। वे भूखंड में मेरे लिए धन्यवाद के पात्र हैं, जिनके उत्पन्न अन्न पानी साग सब्जी फूल फल वृक्षों की जड़ें अनेक प्रकार के स्वादिष्ट मांस का सेवन मैं किया करता था। फूल फल और कंद मूल अनेक विध वनमांस, विपुल उनका ऋण सदा एक सकता न मैं 10 मांस। आगे कवि कहता है कि उन सबका जो राशि ऋण मेरे ऊपर है, मतलब मैंने जो उन सबका कर्ज है हमारे ऊपर, उसका 10वां भाग में भी मैं इस जीवन में नहीं चुका सकता। आगे कहते हैं ओह यद्यप पड़ गया हूँ दूर उनसे आज, हृदय से पर आ रही आवाज़, धन्य वे जनु धन्य वही समाज, यहाँ भी तो हूँ न मैं असहाय। मैं अपने गांव के परिवेश से एकदम दूर आ गया हूँ। यद्यप दूर उनसे आज, हृदय से पर आ रही आवाज़, परंतु मन से मैं उनके निकट होने का अनुभव करता हूँ। मेरा मन बार बार यही कहता है कि उन लोगों का जीवन प्रशंसा योग्य है जो अपने समाज में रहते हैं। धन्य वे जन धन्य वही समाज, यहाँ भी तो हूँ न मैं असहाय, यहाँ भी हैं व्यक्ति और समुदाय, किंतु जीवन भर रहूं प्रिय भी प्रवासी ही कहेंगे हाय। यद्यपि कवि कहता है कि यद्यपि यहाँ भी मैं सर्वथा अकेला एवं व्यस्त नहीं हूँ, यहाँ भी अन्य लोग हैं और लोगों का समूह है, परंतु मैं सदैव परदेसी ही कहा जाऊँगा, इस बात का मुझे दुख है। मरूंगा तो चिता पर फूल देंगे डाल, समय चलता जाएगा निर्बाध अपनी चाल, सुनोगी तुम तो उठोगी हुक में सामने, मैं रहूँगा सामने तस्वीर में प्रमुख। आगे कब कहता है कि कुछ समय कभी आगे कहता है कि इस बात का मुझे दुख है, मैं यहाँ जब मरूंगा तो मेरे लिए रोने वाले व्यक्ति नहीं होंगे। यहाँ के लोगों को औपचारिकता का निर्वाह करते हुए मेरी चिता पर कुछ फूल चढ़ाकर अपना दुख व्यक्त करके अपने कर्तव्य की ईर्षि कर देंगे। समय अपनी गति से व्यतीत होता जाएगा, कुछ समय बाद तुमको मेरी मृत्यु का समाचार प्राप्त होगा। उस समय तुम्हारे मन में दुख होगा और तुम्हारे मुख से वेदना भरी आवाज़ निकल आएगी। यद्यपि मेरा चित्त तुम्हारे पास है, उसमें तुम मुझको देख सकोगी, परंतु वह तस्वीर कुछ कह न सकेगी। रहूँगा सामने प्रमुख, सांधनम में पश्चिमांत समान, लालिमा का जब करुण आख्यान, सुना करता हूँ सुमुख उस काल, याद आता है तुम्हारा सिंदूर तिलकित भाग। कभी आगे कहता है कि कभी कहता है कि तुम दुखिया का दुख दूर करने के लिए कुछ न कह सकोगी। हे सुंदर
मुख वाली, जब मैं पश्चिम दिशा में अस्त होते हुए सूर्य के कारण उत्पन्न सांध्यकालीन आकाश की लालिमा का वर्णन सुनाता हूँ, तब मेरे मन में तुम्हारे प्रति करुणा उत्पन्न हो जाती है। उस समय तुम्हारा वह मस्तक मुझे याद आता है जो सिंदूर का तिलक लगे होने के कारण सांध्यकालीन आकाश के समान लालिमायुक्त बन गया है। कहने का तात्पर्य यह है कि सूर्यास्त होने पर आकाश की लालिमा का वर्णन मुझे यह सोचने को विवश कर देता है कि तुम्हारे तिलकित भाल की लालिमा मेरे अस्त होने का सूचक बन जाएगा। अभी तो वह सूर्योदय द्वारा लालिमा मंडित पूर्व की दिशा के समान सुशोभित हो रहा है। इस कविता में स्मृति संचारी भाव की व्यंजना है। तो यह थी कविता सिंदूर तिलकित भाल, नागार्जुन के द्वारा लिखी गई है।